नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशांक गुप्ता है। सबसे पहले मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर सकूँ। आशा करता हूँ कि आपके ये कुछ उपयोगी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफली अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने 2018 के अंदर ग्रेजुएशन किया है और वहीं से ही मेरा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एग्ज़ाम देने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। मैंने पिछले 2.5 साल में यानी कि 2018 अक्टूबर से अब तक 3 प्री लिखे हैं, जिसमें कि 2018 का प्रीलिम्स है, 2019 का और 2020 का, और ये मेरे तीनों ही क्वालिफाई हैं, जिसमें कि ACF RFO की कट ऑफ के साथ। तो इस वजह से मैं टोटल 5 मेंस लिख पाया। यानी कि 2018 की प्री के बाद मैंने 2 मेंस लिखे, जिसमें कि PCS का मेंस लिखा और ACF RFO का। और ACF RFO के मेंस में मेरा क्वालिफाई भी हुआ था और उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया था। वहीं 2019 के मेरे दोनों मेंस क्वालिफाई थे और उसके दोनों मैंने इंटरव्यू दिए थे। तो इस हिसाब से मैंने टोटल 3 इंटरव्यू दे दिए हैं, यानी कि 2018 के ACF RFO का और 2019 के PCS का और 2019 के ही ACF RFO का, जिसमें 2019 का जो ACF RFO था उसकी बदौलत मुझे फाइनलिस्ट में नाम आया मेरा और मुझे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पद के लिए चयन हुआ है मेरा। 2020 का भी मैंने मेंस लिखा था, बट फाइनल लिस्ट में मेरा नाम, मतलब मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आई उसकी। तो इस हिसाब से मैंने टोटल 3 प्रीलिम्स लिखे हैं, 5 मेंस और 3 इंटरव्यू पिछले 2.5 सालों में। ये मेरा ब्रीफ एक्सपीरियंस रहा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में। मैं इसी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ाई करी है, वो मैं बिल्कुल क्लियरली, मतलब उसमें कोई हिडन नहीं रखूंगा। मैं जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी सीखा है, वो मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको उससे कुछ बेनिफिट मिल सके। हम इस वीडियो को ACF RFO तक ही सीमित रखते हैं। PCS में हम नहीं जाते हैं, उसके लिए मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो अभी हम ACF RFO में देख लेते हैं कि कैसे कैसे मैंने एग्जाम की तैयारी करी और कैसे कैसे मैंने पढ़ाई करी। तो सबसे पहले प्री होता है, जैसे आपको पता ही है। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स में 2 स्टेजेस का मतलब 2 एग्जाम्स होते हैं। 2 एग्जाम्स में पहला एग्जाम GS का होता है और दूसरा एग्जाम जो होता है वो आपका CSET का होता है। पहला एग्जाम में जो GS का होता है उसके अंदर वही मेन डिसाइडिंग होता है, उसी से कट ऑफ बनती है, मेरिट बनती है। और जो CSET होता है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो जो आपका GS का एग्जाम है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा, और आपको अगर अच्छा लगे तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। हिस्ट्री में एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने एक बुक को फॉलो किया है ओनली, जिसमें कि पूनम मैम की बुक है, वो TMH की बुक है, TMH पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया है। और पूनम मैम जो है वो आई थिंक शी इज IRS, तो उन्होंने वो बुक लिखी है जिसमें एक ही बुक में एंशिएंट और मेडिवल दोनों कंबाइंड है। और मुझे वो बहुत अच्छी लगी बुक, क्योंकि वो एक अलग नए पैटर्न पे लिखी गई है और एक उसमें सब कुछ पूरी NCERT का इंक्लूड है उसमें। दूसरा उसमें उस बुक में क्या है कि उस बुक से भी मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ा है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, देन महाजनपदास, मौर्यास, देन मराठास, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैंने उसमें पढ़ा है। और मैं आपको भी कहूँगा कि आपको सारा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा साथ ही साथ कि ये जो सिलेबस है, चाहे आप जब तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की, तो एक ये ओशन की तरह वास्ट है सिलेबस, लेकिन आपको इसमें से वही पढ़ना है जो ज़रूरत है, या फिर हम कहें कि जिसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, एक लिमिटेशन जरूर होनी चाहिए, कंट्रोल जरूर होना चाहिए आपकी पढ़ाई के दौरान। और वो कैसे आएगा, उसके लिए 2 सबसे बेस्ट सोर्स हैं, और ये आपकी पढ़ाई के दौरान हर समय आपके पास उपस्थित होने ही चाहिए। पहला है सिलेबस। ये आप ब्रोशर में से उस सिलेबस का पार्ट प्रिंट आउट कर लीजिए और अपने ऑप्शनल का पार्ट भी, और इसको हमेशा पढ़ाई के दौरान अपने साथ रखिए। देखते रहिए कि प्लान ऑफ एग्जाम क्या है और सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं। ये आपको प्री में नहीं, मेंस में भी बहुत काम आएगा। इवन मेंस में तो आंसर सिलेबस को दिमाग में रख के ही बनाए जा सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो, दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हमेशा अपने पास रखिए और इनकी आप हम प्रैक्टिस करते रहिए। निरंतर आप देखते रहिए कि डिमांड क्या है। उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम है वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप डिमांड समझ जाएंगे तो आप सप्लाई दे देंगे, लेकिन डिमांड ही नहीं समझेंगे तो आप क्या, आप फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी या फिर आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो डायरेक्शन लेस हो जाएगी। डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। आपको लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है और उतना पढ़ना है जितना जरूरत हो। और जरूरत कैसे जानेंगे? सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो अल्टीमेटली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। मैं तो कहता हूं कि जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ही यही है। एक तो सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दोनों सोर्स के साथ रह के भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बिना बुक के। और बुक, लेकिन आपको उसके साथ फिर इन दोनों के साथ बस इंटरनेट की जरूरत है, तब भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये आज की मतलब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इतना भी पॉसिबल हो चुका है। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड बुक तो आपको रेफर ही करनी चाहिए और मैंने भी रेफर करी है। तो मैं आगे बताना चाहूंगा मैंने कौन कौन सी करी है। जैसे मैंने हिस्ट्री की आपको बताई, इसमें एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री की। ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे सब पढ़ते हैं, मैंने भी स्पेक्ट्रम ही पढ़ा है। और स्पेक्ट्रम के साथ मैंने यूट्यूब पे एक मृणाल सर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, तो उनके यहाँ पर एक प्रतीक सर है, उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स बनाए हुए हैं, पूरी काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर। तो वो आप देख सकते हैं, उससे बेस मजबूत हो जाएगा। मैंने उसको 1 या 2 बार जरूर देखे हैं उन सारे लेक्चर्स को। वहीं ये तो रहा मॉडर्न हिस्ट्री का। मतलब आर्ट्स एंड कल्चर के लिए आप क्या कर सकते हैं, नितिन सिंघानिया सर की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें उसमें भी आपको सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे उसमें एक टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। डांस में भी आप यूपी का कथक डांस को फेमस, मतलब जो कथक डांस है उसको फोकस तरीके से आप उसको पढ़िएगा। तो मतलब आपको जो आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो उस हिसाब से होनी चाहिए जो जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। ये बैक ऑफ द माइंड हर चीज को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो फोकस हो पाएगी और डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन होने से क्या होगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, और यही आपको चाहिए अल्टीमेटली। तो ये जरूरी है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया है। एक चीज मैंने और इसमें फॉलो करी है, हाँ, मैंने इसमें यूट्यूब पे वीडियो है मृणाल सर के ही चैनल पर, राज तनिल सोलंकी मैम की, तो उन वीडियोस को मैंने देखा है और एटलीस्ट 2 टाइम तो मैंने देखा ही देखा है उसको। तो आप भी, मैं उसको मतलब कहना चाहूंगा कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आप उस वीडियोस को जरूर देखिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उन वीडियोस को देखते देखते आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और साथ में आप उसके नोट्स बनाते चले जाइए, और वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप साथ में रखिए उन वीडियोस को देखने से पहले। तो आपकी मतलब आपको जब 11th-12th की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आपकी 50 से 70% एनसीईआरटी तो तैयार हो जाएगी, और आपको जो बची हुई एनसीईआरटी वो भी इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये एक बहुत बेनिफिट होगा इन वीडियोस को देखने का। ये रहा ज्योग्राफी का, और मैंने यही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं यही आपको बताऊंगा, आपको भी यही पढ़ना चाहिए, या फिर आप वो पढ़िए जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर स्टिक रहिए। आप किसी को देख के या किसी नए मटेरियल को देख के उसकी तरफ आकर्षित मत हो जाइए। आप ऐसा ना सोचने लग जाइए कि उसी मटेरियल से ही सिलेक्शन होगा, और ऐसा भी नहीं है जो मैं बता रहा हूं सिलेक्शन ऐसे ही होगा। आपका अपना तरीका भी हो सकता है, लेकिन आपको उस पर बिलीफ रखना है। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर और अपने मटेरियल और अपने कंटेंट के ऊपर। इतना यकीन होना चाहिए कि वो किसी के कुछ बताने से या किसी के कुछ कहने से वो यकीन ना टूटे। इस लेवल का आपको यकीन होना चाहिए। हर एक कंटेंट, हर एक मटेरियल, हर एक बुक, हर एक सोर्स बढ़िया है। अगर कोई बना रहा है तो वो उस लेवल का है, वो वो काबिलियत रखता है। इसलिए आप अगर उस चीज पे विश्वास कर रहे हैं तो आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। जब आपने डिसीजन ले लिया है कि वो पढ़ने का, तो उसके बाद फिर उस डिसीजन को सही करने के लिए आपको मेहनत करनी है। और हर एक कंटेंट बढ़िया है, हर एक मटेरियल बढ़िया है, लेकिन पढ़ना एक ही है। एक ही सोर्स को पढ़ना है और उस सोर्स को बार बार पढ़ना है। ये मैं नहीं, हर एक टॉपर कहता है, और आप भी टॉपर बन जाएंगे यही चीज करके। जैसे कि मैंने इस चीज को करके मेरा यहां तक मैं पहुंचा, और आप भी यहां तक ही पहुंच जाएंगे, बल्कि इसके आगे भी पहुंच जाएंगे अगर आप बार बार एक ही कंटेंट को पढ़ेंगे। मैं बार बार इसी चीज पे इंफासाइज करना चाहूंगा कि आपको बार बार एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ना है। मल्टीपल कंटेंट को मत इकट्ठा करिए, अपने बुक शेल्फ में भी मत रखिए, अपने पास भी मत रखिए। एक ही बुक को लाइए और उसी को पढ़िए और उस पर विश्वास रखिए। नाउ मैं अब ज्योग्राफी के बाद आपको बताना चाहूंगा
पॉलिटी के बारे में, तो लक्ष्मीकांत वन ऑफ द बेस्ट बुक, और यही बस पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ कंसेप्ट्स के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती राज सिस्टम। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले इनकी यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लो आप। और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, मतलब इतना कंटेंट है यूट्यूब पे कि वो ओवर डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब आप डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है। फिर मैं वही कहूंगा कि इसमें से भी आप एक ही कोई भी वीडियो जो मतलब मोस्ट व्यूड हो, या फिर जो जिसके लाइक्स वगैरह अच्छे हो, जो भी आपका पैरामीटर है वीडियो देखने का, उस पैरामीटर के बेस पे आप कोई भी वीडियो इन चैप्टर्स की, सिलेक्टेड चैप्टर्स की आप देख लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इंटरनेट का इस प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। मतलब इंटरनेट के बिना आप अपडेटेड भी नहीं रह पाएंगे। आपके जो डाउट्स हैं वो भी आप सेल्फ क्लियर नहीं कर सकते। और डाउट्स देखो, इसमें ना टीचर्स तो सारे डाउट्स क्लियर कर ही नहीं सकते, टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट रह के इस एग्जाम को निकालना बहुत मुश्किल है। मैं तो यही कहूंगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, आपको एज ए लीडर सोचना पड़ेगा। आप ये सोचिए, जो पद आपको मिल रहा है इस एग्जाम के बाद, वो एक लीडरशिप वाला पद है। उसमें आपके अंडर काफी सारे लोग कार्य करेंगे, आपको एक लीडरशिप रोल प्ले करना होगा उस पद पे रह के। तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान भी वही लीडरशिप रोल या लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाइए अपने प्रिपरेशन के दौरान। और आप इंडिपेंडेंट होकर पढ़ाई करिए, किसी पे निर्भर ना रहिए, ना तो किसी टॉपर पे, ना किसी टीचर पे, ना किसी एक चीज पे। आप इंडिपेंडेंट है, इस्तेमाल सबका करिए, यूज सबका करिए, लेकिन उस पर निर्भर मत हो जाइए, डिपेंडेंट मत हो जाइए। उसके चले जाने से या उसके खत्म हो जाने से ऐसा ना हो कि आपकी प्रिपरेशन रुक जाए। आप अपनी प्रिपरेशन को एज अ इंडिपेंडेंट आगे लेके जाइए, यही मैं आपको बताना चाहूंगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। वहीं हम आगे चलते हैं, तो अच्छा, हमें आपको एक इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है एक तो इसके अंदर, और इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, इंटरनेट पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स पे जाके बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। एक टेलीग्राम ऐप आजकल बहुत चल रहा है, उस पर बहुत सारा कंटेंट आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी हर एक टॉपिक के ऊपर, मतलब जो आपकी इमेजिनेशन है उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगी, इमेजिनेशन से बियॉन्ड भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और बिल्कुल क्लियरली कंसेप्चुअली वो क्लियर, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उन वीडियोस को देख के, इतने अच्छी तरीके से वो वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पर। लेकिन इतना सारा कंटेंट है, इसको पढ़ने में अगर आप इसको पढ़ने बैठ जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट को भी ना हमें बहुत कॉशियसली और बहुत एफिशिएंटली यूज करना आना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे हम, मैंने उससे क्या सीखा, क्योंकि मैंने जो है, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैं काफी सारा कंटेंट देखने लग जाता था, जिससे मेरा काफी समय भी वेस्ट हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे दो तीन चीजों को अपनाया। पहला तो यूट्यूब पे जो भी मैं वीडियो देखता हूँ, अब वो मैं सर्च करके देखता हूँ, रिकमेंडेशन वीडियोस नहीं देखता हूँ। क्योंकि मैं अगर रिकमेंडेशन वीडियो देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं टेक्नोलॉजी को अपना मास्टर बना रहा हूं और मैं सर्वेंट बन रहा हूं। टेक्नोलॉजी मुझे बता रही है, या फिर उसकी जो मशीन लर्निंग है, जो उसका एल्गोरिथम है यूट्यूब का, वो मुझे बता रहा है कि मुझे क्या देखना है। जबकि अगर मैं सर्च करके देख रहा हूं तो मैं यूट्यूब को बता रहा हूं कि मुझे क्या देखना है, और मैं एक तरीके से लीड कर रहा हूं, मैं मास्टर बन रहा हूं, टेक्नोलॉजी सर्वेंट बन रही है मेरी। और यही आपको करना है। आपको जो है, जो देखना चाह रहे हैं आप वही देखिए, ना कि जो वो दिखाना चाह रहे हैं वो देखेंगे आप। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। दूसरा, आप वीडियोस को 1.25 स्पीड पे देख सकते हैं, उससे ज्यादा देखने का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं रहता है, क्योंकि ज्यादा स्पीड में क्या होता है कि आपके जो एक बार वीडियो देखने की जो ग्रास्पिंग पावर होती है, या उससे जो मैक्सिमम आप ले पाते हैं वो नहीं ले पाएंगे अगर आप उससे ज्यादा स्पीड पे देखेंगे। 1.25 ठीक है, 1 और 1.25 दोनों स्पीड में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं, और उसी पे आप देखिए लगातार वीडियो को। और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ वीडियोस आपकी एक एक घंटे की होंगी या उससे भी ज्यादा की होंगी। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस की वीडियोस, कुछ पापा वीडियोस आती हैं, इसमें तो 10-10 घंटे की भी होती हैं। तो आपको ना पेशेंस रखना होगा, ये नहीं कि 10 मिनट या 15 मिनट वीडियो देख के उसको बंद कर दिया। आपको एक टाइम बनाना होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, एक पेज ले सकते हैं A4 साइज शीट का, उस पर चेकलिस्ट डाल सकते हैं, और नीचे आप डाल सकते हैं 1 2 3 4। जैसे उसमें डेट डाल दीजिए, डेट के आगे डाल दीजिए कि मैं आज इस तारीख में 1 घंटे की वीडियो देखूंगा। और जब आपकी वो वीडियो पूरी 1 घंटे की कंप्लीट होगी तो उसको क्रॉस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आप इस तरीके से
आपका एक तरीके एक फोकस तरीके से आप इस तरीके से अपनी वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगा टेक्नोलॉजी का ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, और मैंने भी कहीं ना कहीं यही तरीका अपनाया। सो अभी हम हिस्ट्री देख चुके हैं, हम पॉलिटी देख चुके हैं, हम ज्योग्राफी देख चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर की ही वीडियो देखी है और टोटली उसी पे रिलाय रखा है स्टैटिक पोर्शन के लिए। वही मैं कहूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खाली वही देख लीजिए, तो आपको कहीं से भी और कुछ स्टैटिक इकोनॉमी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कंप्लीटली उसी पे रिलाय किया है और मैंने उसी को देखा है, और एटलीस्ट मैंने 3 to 4 टाइम्स उनकी सारी वीडियो देखी हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा उसके अंदर साइंस के लिए। अच्छा, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो एज सच मैंने बहुत ज़्यादा साइंस के लिए तैयारी नहीं करी है। जो मेरा बेस था उसी बेस पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, कुछ मॉक लगाए, तो कहीं ना कहीं साइंस मैंने उसी हिसाब से किया है। मैंने कुछ स्पेशली बुक नहीं पढ़ी है। बट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी के कंपैरिजन में ज्यादा आते हैं, और मतलब बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। टीएमएच पब्लिकेशन की कोई बुक परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उस मतलब उसमें जो साइंस में जो एसएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, या फिर जो एनसीईआरटी की समरी बुक होती है, वैसी कोई एक अच्छी बुक परचेज कर लीजिए और बस उसी को पढ़िए, बाकी कुछ भी मत पढ़िए आप। या फिर कोई एक वीडियो, कुछ वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे जाके बेसिक साइंस की। आई थिंक स्टडी फॉर सर्विस की भी पापा वीडियो आती है साइंस के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आने हैं इसमें। और उसके लिए आप ये नहीं है कि अदर सब्जेक्ट को आप कम पढ़ें या उस पर ज्यादा फोकस ना करें, जबकि वो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन लें। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तो जितना हो सके उतना ही पढ़िएगा, और लिमिटेड पढ़िएगा, फोकस होके पढ़िएगा, और स्मार्ट पढ़िएगा। स्मार्टली मतलब होता है कि आप फिर वही बात आ जाती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाके देखिएगा कि कहाँ कहाँ किन किन टॉपिक से वो साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे देखिएगा साइंस में भी ना सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछता है। बायो के अंदर भी वो कहाँ से पूछेगा, बायो में पूछता है वो जनरली इकोलॉजी से पूछ लेगा। जो बायोलॉजी में जैसे आपने देखा होगा कि 12th की एनसीईआरटी, जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसके लास्ट 4 चैप्टर इकोलॉजी से रिलेटेड है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एनवायरमेंट में भी मदद करेंगे, तो वो जरूर आप पढ़ लीजिए 4 चैप्टर। वहीं आप बायोलॉजी के अंदर जैसे बायोटेक्नोलॉजी से पूछ सकता है वो, या फिर प्लांट एनाटॉमी से, प्लांट से पूछ सकता है कि ये प्लांट्स के पार्ट वगैरह होते हैं। वायरस से पूछता है, पैरासाइट से पूछता है। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन वो पूछता है बायोलॉजी से रिलेटेड। वही मैं कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और वहीं से आप समझिए साइंस के रिलेटेड। तो ये तो प्रीलिम्स के स्टैटिक पोर्शन की बात रही। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स को क्या करना है। सो करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया मैं वो बता देता हूँ। देखिए, मैंने न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा है। मेरे को मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता है, मैं आपको होनेस्टली बताता हूँ। और इसलिए बल्कि मैं न्यूज़पेपर में सबसे पहला जो पेज पढ़ता हूँ वो स्पोर्ट्स का पेज पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो मैं क्रिकेट का पेज सबसे पहले पढ़ता हूँ। और बाकी सारे पेज मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। मैं आधे घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर में लगाता ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता तो मैं न्यूज़ कैसे कवर करता हूँ, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगा, ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि द हिंदू या कोई इंडियन एक्सप्रेस या कोई न्यूज़पेपर पढ़ के ही सिविल सर्विस के एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। या हिंदी में दैनिक जागरण वगैरह कोई न्यूज़पेपर को पढ़ के ही एग्जाम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपकी हैबिट के ऊपर है। जैसे मेरी हैबिट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ता हूँ ज़्यादा। मैं न्यूज़ के लिए क्या करता हूँ, यूट्यूब का ही इस्तेमाल करता हूँ। मैं न्यूज़ के लिए डीडी न्यूज़ फॉलो करता हूँ। एक तो डीडी न्यूज़ पे न्यूज़ नाइट आता है रात को 9 से 10, आई थिंक 8 से 9 आता है। हाँ, सो 8 से 9 वाला जो न्यूज़ नाइट आता है मैं उसको डेली देखता हूँ। पिछले 1.5 से 2 सालों से मैं डेली देख रहा हूँ, एक भी दिन नहीं छोड़ा है मैंने। इवन संडे को भी आता है, संडे को भी देखता हूँ मैं, और इवन आज भी देखता हूँ। तो उस लेवल पे मैं उसको फॉलो करता हूँ। और उसमें सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होता है कि आपको एक न्यूट्रल और एक गवर्नमेंट बेस्ड न्यूज़ मिल जाती है जो गवर्नमेंट का पक्ष रख रही होती हैं। तो आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ना वो एक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, साथ में आपको इन डिटेल न्यूज़ मिल जाएंगी सारी की सारी एक अनबायस्ड मैनर में। क्योंकि आजकल मीडिया आपको देख रहे हैं कि बहुत बायस्ड हो चुकी है, वो किसी एक चीज का पक्ष लेने लग जाती है। लेकिन डीडी न्यूज़ पे आपको थोड़ा अनबायस्ड न्यूज़ मिल जाएंगी देखने को। तो आप डीडी न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। एक मैं राज्यसभा टीवी को फॉलो करता था। इसके अंदर मैं देश देशांतर आ गया राज्यसभा टीवी पे। इसके अंदर एक बिग पिक्चर आता है, सिक्योरिटी स्कैन आता है, विशेष आता है।
इन सब में मैं वो टॉपिक्स को देखता था जो जिसमें एक तो मेरा इंटरेस्ट है, या फिर उन टॉपिक्स को एग्जाम के रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट है जिसमें मुझे एक थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए, क्योंकि जो इसमें एक्सपर्ट्स आते हैं वो मतलब अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाएंगे ना, तो आप एक मैच्योर्ड आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अगर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आ रहा है तो उसमें डिप्लोमेट्स आएंगे, या फिर कोई जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर आएंगे। वहीं अगर आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है तो कोई मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का कोई ऑफिसर आएगा उसमें बात करने। तो अगर आप ऐसे सब लोगों की बातचीत सुनेंगे तो आपके दो तीन फायदे हैं। एक तो आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा टॉपिक का। साथ में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होगी, आपको पता चलेगा कि उस पद पे रह के कैसे बातचीत की जाती है, ऑफिसर्स कैसे बातचीत करते हैं, कैसे अपनी बात को रखते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है। ये आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है ना, वो भी साथ के साथ होता रहेगा अगर आप राज्यसभा टीवी की डिबेट्स को देख रहे हैं और डीडी न्यूज को देख रहे हैं। क्योंकि डीडी न्यूज पे एक आज की चर्चा या फिर एक विशेष करके आता है एक सेक्शन उसी न्यूज नाइट के अंदर, जिसमें वो फिर एक्सपर्ट्स को बुला के लेके आते हैं, और वही एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो अपनी फील्ड के अंदर काफी एक्नॉलेज होते हैं। अब जैसे एक कोरोना के ऊपर डॉक्टर वीके पॉल है, नीति आयोग के मेंबर हैं ये, तो ये आते हैं राज्यसभा टीवी और डीडी न्यूज पे। तो ये अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो बेटर रहेगा। यही वहीं एम्स के जो आई थिंक हेड है वो गुलेरिया सर, तो वो आते हैं। तो ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो अगर आपके मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट होगा, साथ में आपका जो कंटेंट है वो भी काफी मैच्योर और एनरिच हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि ये आप न्यूज चैनल को फॉलो करिए। और एक बेनिफिट और होता है, जब आप वीडियोस को देखते हैं तो ऑडियो विजुअल से जो आपकी ग्रास्पिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है, आप ज्यादा उससे गेन कर पाते हैं। रेदर आप अगर कोई न्यूज़पेपर को या कोई टेक्स्ट को पढ़ें तो उसके कंपैरिजन में वीडियो देखने से आपको ज्यादा समझ में आता है और ज्यादा देर तक याद भी रहता है। तो ये मैं फॉलो करता था। और एक दो मैं और भी फॉलो करता था, जैसे द ललन टॉप मैं डेली देखता हूँ। द ललन टॉप शो जो आता है रात को, वो मैं पिछले 1.5-2 साल से डेली देख रहा हूँ। उस पर एक अर्थात आता है जो अंशुमन तिवारी सर करते हैं, उसको भी मैं देखता हूँ। उसमें इकॉनमी मेरी काफ़ी मतलब मुझे स्ट्रांग हुई और मेरे को काफ़ी कुछ नया पता चला उससे। वहीं उसमें रखवाले है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है, किताब वाले है जिसमें काफ़ी अलग अलग लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। क्योंकि जो इंसान किताब लिख रहा है कहीं ना कहीं उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, किताब ऐसे ही नहीं लिखी जाती है, वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है, काफ़ी परिपक्व हो चुका है। तो आप इन लोगों की बात सुनेंगे तो आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना वो एक निखर के आएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो आप ऐसे कुछ शोज को देखिए, ऐसी कुछ मतलब हॉबी बनाइए न्यूज़ देखने के लिए, अच्छा कंटेंट देखने के लिए। कंटेंट अच्छा देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेवलपमेंट है, जो एप्टीट्यूड है, जो एटीट्यूड है, वो ऑटोमेटिकली उस सिविल सर्विस की तरफ ही बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मैं फॉलो करता था। और ये जो मैं फॉलो कर पा रहा हूँ वो मैं इसलिए फॉलो नहीं कर पाता था क्योंकि मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, बल्कि मेरी जो आइडियोलॉजी और जो मेरा एटीट्यूड रहता था वो ये रहता था कि मुझे ये न्यूज़ इसलिए देखनी है क्योंकि मुझे अवेयर होना है, मुझे कुछ नया सीखना है। और मुझे ये सिर्फ इसलिए नहीं देखनी है क्योंकि मुझे एक दिन एग्जाम देना है, या एक दिन मेंस, या एक दिन प्री, या एक दिन इंटरव्यू देने जाना है। खाली इसलिए नहीं देखनी है, ये इसलिए देखनी है क्योंकि ये मेरी जरूरत है। इन सबको देख के मैं अपने आसपास की चीज़ों के साथ अवेयर हो सकता हूँ, मैं उनके साथ किसी के साथ बात कर सकता हूँ मैच्योर तरीके से। तो आपका भी यही पर्पस रहेगा, तो आप इनको इजीली देख लेंगे, ज़्यादा इनसे निकाल लेंगे, ज़्यादा इनसे सीख लेंगे, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम के दौरान। तो मैं ये करता था करंट अफेयर्स के लिए। अच्छा, कुछ मैं बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए ना एग्जाम से पहले आपको थोड़ा सा ये सब तो ठीक है, लेकिन एग्जाम से पहले ना थोड़ा सा रिवीजन के लिए भी कंटेंट चाहिए आपको। तो उसके लिए ना मैं वीजन आइज की मैगजीन्स पिछले 8 से 12 महीने की या 1 साल तक की मतलब मैगजीन में पढ़ लेता था। उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता था। जैसे 80-90 पेजों की एक मैगजीन होती है तो उसको मैं 6 से 7 पेज में कन्वर्ट कर देता था, 80-90 पेजों की एक मैगजीन को। और कुल मिला के मेरे पे 100 पेज बन जाते थे इस तरीके से, मतलब 10 से 12 महीने की मैगजीन के। और 100 पेजों को मुझे रिवीजन करना बहुत मुश्किल नहीं लगता था क्योंकि वो मैंने खुद अपनी हैंडराइटिंग में बनाए होते हैं। तो ये मैं करता था करंट अफेयर्स के लिए। मुझे लगता है कि ये आप कर लेंगे तो करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल भी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी स्टेज पे और किसी भी एग्जाम में, मतलब इवन यूपीएससी के अंदर या किसी भी एग्जाम में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इतना सब कुछ कर लेंगे।
मैं फिर कहूंगा कि आप अपना तरीका ढूंढिए। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर आप उसी पे स्टिक रहिए। आप इस सब चीजों को फॉलो मत करिए, आप न्यूज़पेपर ही पढ़िए और आप उसी को रिलीजियसली पढ़िए, उसको मतलब पूरा तरीके से पढ़िए। और ये भी मत सोचिए कि ये फायदेमंद न्यूज़ है या ये फायदेमंद नहीं है, या ये एग्जाम में काम आएगी या नहीं आएगी। हाँ, जो एग्जाम में ज़्यादा काम आएगी वो बैक ऑफ द माइंड रखिए और उस पर ज़्यादा फोकस करिए। लेकिन मैं फिर भी यही रिकमेंड करूंगा कि आपको हर चीज़ पढ़नी चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में भी, एंटरटेनमेंट के बारे में भी, बॉलीवुड के बारे में, या आप कोई स्पोर्ट्स देखते हैं उसके बारे में। क्योंकि हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं, वहां से आपको कुछ सीखने को मिल जाता है। कुछ ना कुछ आपको पॉइंट ऐसा मिल जाएगा, ऐसा एज मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में लिखेंगे या बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे जो मेरे आंसर्स होते थे ना, वो एक तरीके से मैं अपने आंसर्स को बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखता था। मैं अपने आंसर्स को क्या लिखता था, जो मैंने सीखा है। अब जैसे मैंने कंसेप्ट देखा था न्यूज़ पढ़ते पढ़ते मिनिमलिज्म का। तो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। तो मैंने कहा सर मेरी क्वालिटी मिनिमलिज्म है। तो मिनिमलिज्म में वो कह रहे कि ये क्या होता है। तो मैंने एक कोट भी पढ़ा था इसी से रिलेटेड कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिनकी फिर भी खूबसूरत है। तो मैंने ये बोला उनको, तो वो काफी मतलब उससे इंप्रेस हुए। तो इस तरीके से ये सब मैंने क्यों बोल पाया, क्योंकि मैं ये सब देखता हूँ, ये सब सुनता हूँ। तो मैं वही आपसे कहूंगा कि आपको जो है वो अपनी जो हॉराइजन है, अपनी जो देखने का नजरिया है या चीजों को सीखने का नजरिया है, उसको थोड़ा वाइड करेंगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। अच्छा, यूपी जीके कैसे करनी है। यूपी जीके के लिए मैं कंप्लीटली रिलाय रखा मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विस के लिए पे ऊपर। वहां पर मैंने उसमें पापा वीडियोस भी हैं और एक सेंसस के ऊपर वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है वो सर ने। वहीं कुछ और भी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं यूपी जीके से रिलेटेड, तो वो आप जरूर देख लीजिए। मुझे लगता है कि उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वैसे भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जो यूपी रिलेटेड आते हैं, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो, बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे। वो मेंस में तो बहुत जनरल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आप बिना यूपी की स्पेसिफिक जीके पढ़े भी कर सकते हैं। तो ये मेरा रहा प्री से रिलेटेड, और मैंने इतना ही फॉलो किया। मैंने कुछ भी इसमें नहीं छुपाया, सब कुछ आपको बता दिया है। आशा करूंगा कि कुछ ना कुछ आपको इससे नया सीखने को मिले और आपके वो काम आ सके। सो हम मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में टोटल इसमें 7 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के, टोटल 1400 मार्क्स का मेंस होता है। तो प्री तो जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप जब प्री क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद उस मार्क्स की उनके मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं रहती है, बस आप मेंस के लिए क्वालिफाई करके हैं, इतना ही उसकी वैल्यू है। सो अब मेंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि प्री में जो है जो फॉरेस्ट वाली कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा जाती है, क्योंकि कम सीट्स होती हैं, कम बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं, इसलिए थोड़ी ज्यादा जाती है पीसीएस के कंपैरिजन में। तो ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। तो जो मेंस है, मेंस में देख लेते हैं 7 पेपर जैसे मैंने बताया, 200 मार्क्स के। पहले तो पेपर तो इसके अंदर आते हैं जीएस के, मतलब उसमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तीसरा इसका हिंदी का पेपर होता है, और इसमें 2 ऑप्शनल लेने होते हैं, उसके 2-2 पेपर होते हैं, तो 4 पेपर वो हो गए, टोटल 7 पेपर हो गए 200 मार्क्स के। तो टोटल 1400 मार्क्स का ये मेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी के अंदर। सो हिंदी के अंदर गद्यांश आता है, पत्र लेखन आता है, इसमें मुहावरे आते हैं, निबंध आते हैं 50-50 मार्क्स के। क्योंकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है तो इंग्लिश में ही मैंने हमेशा मतलब एजुकेशन करी है, और 10th तक थी मेरे पे हिंदी, उसके बाद इंग्लिश ही मैंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन भी वहीं से इंग्लिश में ही करी है। तो मेरे को हिंदी में स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई। तो उसके लिए मैंने क्या किया, वैसे आप, मुझे लगता है कि आप सब हिंदी में मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, बट फिर भी मैं जो थोड़ा बहुत मैंने किया हूँ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जैसे मैंने निबंध के लिए मैंने क्या किया, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया हिंदी का। मैंने उसको लगभग 2-3 महीने पढ़ा, और उसमें उसमें अपनी मात्राओं को सुधारा। मात्राएं मेरी काफ़ी खराब थी, क्योंकि मेरा लिखने की हैबिट छूट गई थी, जो कि गलत है, होनी चाहिए अच्छी मात्राएं। हैबिट आपकी हिंदी जो है वो मेरी एक मदर टंग भी है और एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हिंदी, यूपी की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंडियन गवर्नमेंट की भी। तो मुझे उसके बारे में मतलब अच्छा आना भी चाहिए था, तो मैंने इसलिए उस पर काफ़ी मेहनत करी। पत्र लेखन की प्रैक्टिस करी। पत्र लेखन के लिए भी मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे ही डिपेंड रहा। उस पर एक वीडियो है, काफ़ी अच्छी वीडियो है, मास्टर वीडियो है वो, उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको तरीका पता चल जाएगा पत्र लेखन का। वहीं मैंने मुहावरे के लिए जो है वो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ही फॉलो किया मैंने मुहावरों के लिए भी। गद्यांश के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस करी थी, एक आध गद्यांश सॉल्व करके देख लेता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और मैंने कुछ अपने टीचर्स जो हिंदी के अंदर मेरे कोई कांटेक्ट थे, या एक कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनसे मैंने चेक करवाया था हिंदी के आंसर्स वगैरह अपने, मतलब हिंदी के निबंध चेक कराए मैंने उनसे, गद्यांश चेक कराए। तो उन्होंने जो मिस्टेक्स बताई मैंने उसको करेक्ट कर लिया।
तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपना कोई ग्रुप में, या अपने कोई जो टीचर हो जो हिंदी के हो। ऐसा नहीं है कि वो टीचर इस एग्जाम से रिलेटेड ही हो, वो हिंदी के अपने कोई प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, मतलब वो हिंदी पढ़ाते हो या हिंदी उनको अच्छी आती हो, किसी से भी चेक करा सकते हैं, इवन अपने पेरेंट्स से भी, अगर वो हिंदी में अच्छे हो तो इस हिसाब से मैंने हिंदी करा था। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। मतलब इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि 200 मार्क्स की है, लेकिन ये मुझे लगता है कि आप इजीली कर लेंगे। यूपी में मतलब यू की आप ज़्यादातर, मुझे लगता है यूपी के ही स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, तो वो हिंदी में काफ़ी अच्छे होते हैं, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे इजीली। अब जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, जीएस के जो मतलब एमसीक्यू बेस आते हैं 200 मार्क्स के। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों के अंदर जीएस ही आ रही है, लेकिन पहले पेपर के अंदर जो जीएस के पॉइंट सेक्शन रहते हैं, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और यूपीजी के ये 4 सेक्शन आते हैं उसके अंदर। और ये भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये वही आते हैं जो प्रीलिम्स बेस्ड आते हैं। जैसे मैंने प्रीलिम्स में स्ट्रेटेजी बताई, वैसे ही इनके लिए पढ़ना है जीएस के अंदर। वहीं जो पेपर 2 होता है एमसीक्यू वाला, उसके अंदर पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, साइंस आती है और क्वांट आती है, और इसमें रीजनिंग भी आ जाती है थोड़ी सी, और स्टैटिस्टिक्स आती है। सॉरी, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में रुक गया था, तो मैं यहाँ से मतलब सेकंड पार्ट में दोबारा स्टार्ट करना चाहूँगा इसको। तो मैं बता रहा था कि आपको कि उसमें जीएस के अंदर मतलब जीएस 2 में क्या क्या आता है। तो स्टैटिस्टिक्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स में जो है ना वो ग्राफ ज़्यादा आते हैं, मतलब बार डायग्राम हो गया या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपको टेबुलर फॉर्मेट में दे रखा होता है और आपको उसमें डाटा को कंक्लूड करना होता है, मतलब उसके बेस पे एमसीक्यू होता है, और वो आपको उस डाटा के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है, जो इजीली हो जाएगा। मतलब उसमें बहुत मुश्किल है नहीं, आप अगर डाटा ढंग से पढ़ेंगे तो वो उसके लिए प्रैक्टिस भी मतलब बहुत ज़्यादा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो आप 2-3 मतलब 1 या 2 साल की प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन को, वो आप इजीली कर लेंगे। मतलब इवन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, वो बहुत आसान होता है। डाटा आपको दे रखा होता है, उसको बस आपको पढ़ के आंसर लिखना होता है। तो ये तो रहा जीएस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें 2 ऑप्शनल आते हैं। अच्छा, मेरे ऑप्शनल क्या थे? फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस। तो मैं, अगर आप किसी के ऑप्शनल ये हैं तो मैं बताना चाहूँगा उस इन ऑप्शंस के बारे में भी कि मैंने कहाँ से पढ़ा। तो फॉरेस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था, एक बुक आती है मणिकनंदन एंड प्रभु सर की, तो मैंने बस उसी बुक को फॉलो किया था फॉरेस्ट्री के लिए। और साथ में मैंने गूगल का बहुत इस्तेमाल किया, मतलब इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल किया। जो जो सिलेबस के टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स के अंदर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और देखा कि उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या, मतलब मुझे कुछ अपडेट मिल जाए। विकीपीडिया पेज मैंने उनके रिलेटेड पढ़े। मतलब वो टॉपिक खास की जो मणिकंदन और एस प्रभु सर की बुक है उसके अंदर ढंग से नहीं दे रखे, या फिर उसके अंदर दे ही नहीं रखे, उन टॉपिक्स के रिलेटेड मैंने गूगल सर्च किया था। मैं यही कहूंगा कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए इस प्रिपरेशन के अंदर, मैंने बताया आपको पहले ही, और इस सब्जेक्ट के अंदर भी। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या जिस टॉपिक के आपको नोट्स नहीं मिल रहे, उसके लिए बस डायरेक्ट इंटरनेट का इस्तेमाल करिए और वहीं से नोट्स बना लीजिए। अच्छा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, कि नोट्स मेकिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उसको आप इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। मतलब जो नहीं बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि इस नोट्स मेकिंग करे बिना आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बट नोट्स मेकिंग बना के आप इजीली कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो बिना नोट्स मेकिंग के पढ़ लेते हैं, बट मेरा तो यही रहा है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला भी हूँ जो टॉपर्स हैं या फिर जो अलग अलग फील्ड में हैं आगे। मैं उनसे यही मैंने जाना है कि नोट्स मेकिंग कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट करती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उससे याद भी हमें जल्दी हो जाता है और हम रिवीजन भी जल्दी कर लेते हैं। तो नोट्स मेकिंग पे आप फोकस करिएगा। आप जितना नोट्स मेकिंग कर सकते हैं टॉपिक्स के रिलेटेड, उतना आप बनाइएगा नोट्स। और हमेशा याद रखिएगा 10% प्रिंसिपल को, कि जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका 10% रिड्यूस कर दीजिएगा नोट्स मेकिंग में, तभी फायदा है नोट्स मेकिंग का। और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। ऐसे नोट्स होने चाहिए जो आपको ही समझ में आए और किसी को समझ में आए, उसी को नोट्स कहा जाता है। तो ऐसे ही आपको नोट्स मेकिंग करनी है। अच्छा, ये तो रहा मेरा फॉरेस्ट्री के बारे में। अब एनवायरमेंटल साइंस के लिए मैंने शंकर आयस सर की बुक पढ़ी थी, जो शंकर आयस एक एनवायरमेंट की बुक आती है, और उसी बुक को मैंने पढ़ा था। और आप सबको पता ही होगा, आई थिंक वो एनवायरमेंट में भी सब पढ़ते ही हैं उस बुक को। तो उसके अंदर मैंने एक तो वो बुक मेरे लिए, मतलब उसमें काफ़ी सारा कुछ दे ही रखा था, बट जो टॉपिक्स उसके अंदर नहीं कवर थे, उनके लिए मैंने क्या किया, गूगल का सर्च किया। जैसे एक इंडस्ट्रियल इकोलॉजी है, एक सर्कुलर इकोनॉमी है, एनवायरमेंट एथिक्स है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, कैरिंग कैपेसिटी है। ऐसे कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, जो आप सिलेबस उठाएंगे
तो उसमें आपको पता चल जाएंगे, और वही वो टॉपिक आप इंटरनेट पे सर्च करिए, उनका आप विकिपीडिया पेज अगर अवेलेबल है तो वो पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा अच्छे फॉर्मेट में, और वो भी उसके भी नोट्स बना लीजिए। और आप न्यूज़ मतलब न्यूज़ सेक्शन में जाके आप कुछ एक दो अपडेटेड न्यूज़ उस टॉपिक से रिलेटेड भी सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंटेंट अपडेटेड हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस दोनों में डायग्राम और मैप की बहुत ज्यादा भूमिका है। मतलब मैंने तो इसमें बहुत इस्तेमाल किया, लगभग मेरे हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में एक मैप या एक डायग्राम तो बन ही जाता था। इवन एनवायरमेंटल साइंस में तो मैंने हर क्वेश्चन में मैप या डायग्राम बनाया है। तो आप इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से। आप अगर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इम्पैक्ट जो है ना वो अलग पड़ता है आंसर राइटिंग पे पर। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप क्या करिए कि उसके अंदर बस एक मैप बनाने की प्रैक्टिस करिए, साथ में आप ये देख लीजिए कि इस मैप को मैं कहाँ कहाँ बना सकता हूँ। जैसे अगर नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मैप बना के आप 4-5 नेशनल पार्क दिखा दीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व दिखा दीजिए 4-5। आप सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप दिखा दीजिए कि ये पोटेंशियल रीजन है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, जैसे गुजरात का रीजन या फिर कोस्टल रीजन हमारे सोलर एनर्जी के लिए मतलब पोटेंशियल है वहां पर सोलर एनर्जी का। या फिर ग्राउंड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि डिप्लीट हो रहा है, तो आप दिखा दीजिए किन किन रीजन्स में ज्यादा डिप्लीट हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ ग्राउंड वाटर काफी कम हो रहा है, आंध्र प्रदेश यहाँ कम हो रहा है। तो आप वहां दिखा सकते हैं कि ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन कहाँ कहाँ ज्यादा है। रेनफॉल के ऊपर क्वेश्चन आया, रेनफॉल के ऊपर, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इवन अगर आपको जैसे क्वेश्चन आपके लिए वैसे आ जाता है, एनवायरमेंट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है आपको कि आपको बताना है कि क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में बताना है, वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में बताना है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप मैप बना सकते हैं, वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कैसे मतलब कौन कौन से टेम्परेट कौन सा क्लाइमेट है, या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा क्लाइमेट है, या एवरग्रीन क्लाइमेट कहाँ पर आता है, कौन से रीजन में आता है। तो कहीं ना कहीं मैप की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, एक मैप और आप सीख लीजिएगा, यूपी मैप बनाना, उसका भी इंपॉर्टेंस आ जाता है काफी जगह। यूपी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ना तो यूपी मैप बना के आ जाएंगे तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपको। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी के पेपर में भी मैं यूपी का मैप बना के आया, वहां पर ना यूपी की भाषाओं के बारे में क्वेश्चन आया था, तो मैंने सारी भाषाओं को यूपी मैप में दिखाया कि यहाँ यहाँ ये बोली जाती है, जैसे खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, या फिर अवधी लैंग्वेज या फिर ब्रज भाषा, भोजपुरी, ये कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो मैं मैप के माध्यम से दिखा के आया। ऐसी निबंध में पूछा था हिंदी के अंदर इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर, जो अभी गलवान में जो क्लैश ऑफ हुआ था, तो वहां से क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने क्या किया, इंडिया चाइना का मैप बनाया था हिंदी के पेपर के अंदर, निबंध के अंदर, और मैंने दिखाया कि एलओसी कहाँ है, मैकमोहन लाइन कहाँ है, या फिर ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 या गलवान वैली, या फिर ये पेंगोंगजो लेक कहाँ है। और मैं इसको दिखाने के साथ मैंने बताया कि यहाँ यहाँ मेजर डिस्प्यूटेड रीजन है, और यहाँ यहाँ मतलब बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों के बीच में, कि ये मैप डिमार्केटिंग नहीं है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो मैं बताऊंगा कि मैंने इस तरीके से मेंस के लिए तैयारी करी थी, और मैंने यही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है एसीएफ आरएफ मेंस के लिए। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इतना पढ़ लेंगे तो मोर देन एनफ होगा। बट लेकिन फिर मैं बोलूंगा फोकस तरीके से पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, और लगातार पढ़ना है, और बार बार पढ़ना है। ये सारी चीजों को आप याद रखिएगा। अच्छा, अब पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कर लेते हैं। वो 150 मार्क्स का होता है, तो टोटल कट ऑफ जो बनती है वो 1400 मार्क्स मेंस की और 150 पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो 1550 मार्क्स में से कट ऑफ बन रही है टोटल। मतलब जो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा वो 1550 मार्क्स में से के हिसाब से बनेगा आपका, ये आप याद रखिएगा। तो 1550 में से 150 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो तकरीबन 10% वेटेज है इंटरव्यू की, यानी कि 90% आपकी मेंस की वेटेज है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो 10% जो वेटेज है इंटरव्यू की वो मायने तो रखती है, बट मेंस की जो 90% वेटेज है वो भी बहुत मायने रखती है। तो आप दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मेंस पे फोकस आपको बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि वो 90% उसकी वेटेज होती है और इसकी 10% होती है। अब इसकी 10% के अंदर आपको जनरली देखने को मिला है कि एवरेज मार्क्स तो हर कैंडिडेट को लगभग मिल ही जाते हैं, अगर वो एवरेज परफॉर्म भी करे तो। बिलो एवरेज करे तो भी एक लिमिटेड मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। 150 में से आपको एटलीस्ट 50 to 70 मार्क्स तो देगा ही टीचर, इससे बियॉन्ड, इससे नीचे तो नहीं देगा। तो इसलिए आप ये एक मतलब इस तरीके से आप अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं कि इंटरव्यू के जब आप पहुंच जाए इंटरव्यू में, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अब मेरे को थोड़ा सा ही काम करना है बस,
अब मैं बताता हूँ कि मैंने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करी और मैंने उससे क्या सीखा। क्योंकि मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं 3 महीने में लगातार, दिसंबर में, जनवरी और फरवरी और मार्च में 2021 के और 2020 के। तो मैंने लगातार 3 इंटरव्यू दिए हैं। मुझे 3 बार जाने का मौका मिला कमीशन में। तो मैंने उससे क्या सीखा, तो मैंने सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात सीखी, और बल्कि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कि कॉन्फिडेंट इज नॉट द की, इट इज ओनली द की। इंटरव्यू के अंदर आत्मविश्वास या अपने ऊपर विश्वास ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज एक साइड और आत्मविश्वास, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस एक साइड। कॉन्फिडेंटली आंसर करना, कॉन्फिडेंस रखना अपनी नॉलेज पे, अपनी पर्सनालिटी पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यू में। आपको ज्यादा फोकस ये नहीं करना है कि दुनिया क्या कर रही है, या फिर कोई स्टूडेंट कैसे तैयारी कर रहा है, या किसी की ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ लूं, या फिर टॉपर्स क्या कह रहे हैं। नहीं, आपको इंटरव्यू में फोकस करना है अपने ऊपर, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है और हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। आप ट्रांसक्रिप्ट उठा के देख लीजिए, 90% से ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंट ही मिलेंगे उस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आपको। वो इसलिए होता है क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट ही होती है। और इंटरव्यू आपके हाथ में होता है। आप चाहें तो इंटरव्यूअर को अपनी बैक सीट पे बिठा के आप इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हैं। आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे, और वो आपकी पर्सनैलिटी से डिपेंड करता है। अच्छा, इंटरव्यू में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे ग्रेजुएशन, जो आपने ग्रेजुएशन करी है या आप कोई करंटली जॉब कर रहे हैं वहां से। तो ये दोनों को आप बेसिकली डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब पे ज्यादा फोकस करिए, और आपने खाली ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, आपने जॉब नहीं करी है, तो आप उसी चीज पे ज्यादा फोकस करिए, मतलब उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करिए, उनके भी बेसिक्स। आप ये मत पढ़िए कि आपने वो कोर्स में क्या पढ़ा था, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में आपने क्या पढ़ा था। आप ये करिए कि कोई एक अवेयर इंसान, एक मैच्योर इंसान जिसने दुनिया देखी है, वो कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, वैसे उस तरीके से आप तैयार करिए उस सब्जेक्ट को। या फिर उस सब्जेक्ट के जो बेसिक्स क्वेश्चन है, जो बिल्कुल बेसिक, जैसे आपने सपोज सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो यही पूछ लिया कि भाई सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, आपको यही बताना होगा। सपोज आपने कोई ग्रेजुएशन करी है, केमिस्ट्री में करी है या फिजिक्स में करी है, तो व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो बिल्कुल बेसिक से आपको तैयार करना है। या फिर आपने कोई जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, तो व्हाट इज जनरेटर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, क्या इनके फंक्शन क्या होते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है। इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन, या व्हाट इज न्यूट्रॉन, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मैटर, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है बिल्कुल बेसिक से। इवन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज किलो वाट आवर, या 1 किलो वाट आवर में कितने वाट होते हैं, या हम किलो वाट आवर में ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी को नापते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, या हमारा बिल कौन से यूनिट में आता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो आपका सब्जेक्ट है ना, उससे रिलेटेड कोई करंट का टॉपिक हो, उससे रिलेटेड स्टैटिक का बेसिक टॉपिक हो, या कोई सेल्फ अवेयर या कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चंस को आप तैयार करके रखिए अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जॉब से रिलेटेड। तो जॉब में आपकी मुझे लगता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, क्योंकि उसके बारे में आपको बेसिकली सब कुछ पता ही होता है। आप उनसे ज्यादा पता होता है जो उस जॉब में नहीं है। और जनरली आप ये मान के चलिए कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो उस जॉब में शायद से नहीं होगा, मतलब ये मान के या प्रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो उसी जॉब से रिलेटेड है वो बहुत कम है। तो आप ये प्रिज्यूम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट और कौन से पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस दिन की न्यूज आपसे पूछी जा सकती है, या उससे रिलेटेड जो जिस दिन आपका इंटरव्यू की डेट है उससे तकरीबन 1 महीने पहले तक की न्यूज, बस इससे ज्यादा नहीं। उससे पहले अगर पता होना चाहिए तो बहुत कंटेम्प्रेरी न्यूज, जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ये एक न्यूज कंटेम्प्रेरी है। इंडिया चाइना रिलेशन कंटेम्प्रेरी न्यूज है, ये चले आ रही है, ये चलती रहती है ये। तो ये कंटेम्प्रेरी हो गया। या फार्म बिल्स हो गया, ये बहुत दिनों से चले आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ इन टॉपिक्स के अलावा आपको पिछले 1 महीने की बेसिक करंट अफेयर्स पढ़ लेनी चाहिए। और उसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर से ज्यादा मैं कहूंगा आपको न्यूज चैनल को ही फॉलो करना चाहिए। और इसमें तो आप किसी भी न्यूज चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप इवन एनडीटीवी देख सकते हैं, जी न्यूज देख सकते हैं, आज तक देख सकते हैं। और आप साथ में गवर्नमेंट चैनल यानी कि डीडी न्यूज और राज्यसभा टीवी या द ललन टॉप शो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके के चैनल्स को आप देख के अपनी न्यूज को कवर करिए। और मैंने भी जो है इसी तरीके से अपनी न्यूज को इंटरव्यू से पहले कवर किया था। मैंने यूट्यूब पे ही फोकस किया था, यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने न्यूज पढ़ी थी पिछले 1 महीने की। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या पूछा जाता है।
अच्छा, इसके अलावा पूछा जाता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सिविल सर्विस में क्यों आना चाह रहे हैं, एसडीएम क्यों बनाए हैं हम आपको, या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या एसीएफ के पद पे हम क्यों नियुक्त करें आपको, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। या फिर पूछा जा सकता है कि आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, या क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, या क्या क्या आपकी वीकनेस है। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं मुझसे। मेरे 2 इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस, दो इंटरव्यू में। तो आप देख सकते हैं काफी वोकल क्वेश्चन है। एक में मुझसे पूछा गया कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एक में पूछा गया हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। तो इस तरीके की चीजें आपको अपने हिसाब से देखिए। इसमें ना आंसर, मैं फिर वही कहूंगा कि सबके आंसर सेम नहीं होते हैं, और सब आपने अपने आंसर ना खुद ही बनाने हैं, और जो आप बना रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। और इसको ये मत सोचिए कि ये आंसर मैं बोलूंगा तो कोई हंसेगा, या फिर ये ऑकवर्ड तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका रीजन है वो रीजन आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, बस वैलिड जस्टिफिकेशन हो तो हर एक आंसर वैलिड है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं कहना चाहूंगा, इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आता है, ये आप मान के चलिए, और आपको वाकई ही आता है, क्योंकि सॉरी भी इस इंटरव्यू के अंदर एक आंसर होता है। सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी अपने आप में एक आंसर है। और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है उसमें सॉरी बोलने में भलाई है, और सॉरी बोलने के मार्क्स भी हैं, और सॉरी बोलने का फायदा भी है। क्योंकि आप सॉरी बोलने से क्या कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि एक तो आप उनसे ज्यादा समझदार नहीं है, आप उनकी ईगो को हर्ट नहीं कर रहे। दूसरा, आप सॉरी बोल के अपनी गलती को या अपनी लैक ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता। आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस हैं, वो आपके झूठ को या आपके हकलाने को या फिर आपको स्टेमिंग करने को आपको पहचान सकते हैं कि वो आप किस तरीके से आप उसमें सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो आप उनके सामने झूठ ना बोलिए। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आप मान के चलिए। इंटरव्यू के अंदर आपकी जो भी कमियां रही हो, आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम हो, या सपोज आपका गैप ईयर बहुत ज्यादा हो, सब बताइए, खुल के बताइए, लेकिन सबके वैलिड रीजन होने चाहिए, और आपके पास वैलिड रीजन होंगे। जैसे गैप ईयर ही है तो आप बता दीजिए कि सर मैं यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, या फिर मैं कहीं जॉब कर रहा था, या फिर मैं इतना अवेयर नहीं था, मुझे सिविल सर्विस जैसे एग्जाम के बारे में पता नहीं था, जब मैं अवेयर हुआ तब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया, या मेरा बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं था कि वो मतलब मैं इस एग्जाम की तैयारी कर सकूं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे। कुछ भी आप वैलिड रीजन आप दे दीजिए, वो सारे रीजन वैलिड है, पर सच्चाई के साथ आप दीजिए, आपके चेहरे पे सच्चाई नजर आनी चाहिए। ये इंटरव्यू की एक बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। साथ में आपको क्या करना है कि आपको एक ऑप्शनल तैयार करके जाना है, जो भी आपका ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। तो जैसे मेरा फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंट साइंस था, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो न्यूज चल रही, तो करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज, और आपका स्टैटिक पोर्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब जैसे फॉरेस्ट्री रिलेटेड ही टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक पूछा जा सकता है कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, शेड्यूल 5 में कौन से एनिमल आते हैं, वर्मिन किस में आता है। इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, या फिर टाइगर का सेंसस कैसे किया जाता है, ठीक है, या फिर टाइगर कितने हैं, कहाँ कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा है, और यूपी में कितने हैं, यूपी के नेशनल पार्क कौन से हैं, यूपी के फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कैसे बढ़ाया जाए, अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग ऑफ द प्लेनेट क्यों कहते हैं, या लंग ऑफ द प्लेनेट किसको कहते हैं, या कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करने चाहिए। या ओशन रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइडल एनर्जी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड या जो अलग अलग जो कन्वेंशन होती है, जैसे यूएन कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, या फिर गवर्नमेंट की स्कीम एनवायरमेंट रिलेटेड, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम हो गया, या वृक्षोपण अभियान हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की जो अलग अलग स्कीम्स होती हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो गया, लिविंग एंटिटी, जैसे गंगा को लिविंग एंटिटी बना दिया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आई थिंक ऐसी न्यूजीलैंड के अंदर एक उनकी रिवर को लिविंग एंटिटी बनाया गया है। तो वो क्यों बनाया गया है, उसके पीछे का क्या कारण है, उसको कैसे प्रोटेक्शन होगी रिवर्स की। तो इस तरीके से आप ना बेसिक क्वेश्चन जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, आपके ऑप्शन से रिलेटेड हो, आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हो, मतलब जॉब प्रोफाइल दोनों वाली, एक तो जिसमें आप अभी हैं और एक जॉब प्रोफाइल जो उसमें आप जाना चाह रहे हैं, यानी फॉरेस्ट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हायरार्की क्या होती है, उनकी काम क्या क्या होते हैं इनके। इस तरीके से आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, ट्रेनिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। मतलब ये मोर देन एनफ है। तो इंटरव्यू में देखिए सबसे मुख्य कंक्लूजन यही है इंटरव्यू का कि सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉन्फिडेंस है, उससे बियॉन्ड कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, आपको हर एक आंसर आता है ये आप मान के चलिए, और हर एक आंसर आपका अपना है, बस उस आंसर का राइट जस्टिफिकेशन हो तो वो सभी आंसर वैलिड हैं।
अच्छा, हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं एक ही हो सकता है। इंटरव्यू में हर एक क्वेश्चन का आंसर अलग भी हो सकता है, लेकिन हर अलग आंसर सही भी हो सकता है, और वो सही कब होगा? सही जस्टिफिकेशन के साथ। तो अल्टीमेटली इंटरव्यू एक काफी आसान प्रोसेस है। बस आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपको ये मानना है कि मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मुझे ही आते हैं, लेकिन हाँ मुझे आते हैं, ये होना चाहिए आपको। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को सही तरीके से जो आपने ग्रूम किया है, क्योंकि आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो प्री और मेंस क्लियर करके पहुंचे हैं, तो आपकी पास जो है ना वो काफी काबिलियत रखते हैं आप। तो आपको बस अब थोड़ा सा ही परफॉर्म करना है। जैसे मैंने बताया 10% इसकी वेटेज है, तो आप इजीली इसको कर जाएंगे। यही मेरा टोटल एक्सपीरियंस रहा है तीनों इंटरव्यू का। जैसे मेरे पहले इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया था, क्योंकि सब बस एक ही कमी थी पहले, दूसरे, तीसरे इंटरव्यू में मेरे पे बस पहले इंटरव्यू में एक ही कमी थी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जीरो नहीं कहूंगा मैं, बहुत कम था मतलब। तो उसी वजह से नॉलेज बेस मेरा वही था। आप देखिए ना, तीन इंटरव्यू मैंने 3 महीने में दिए हैं, तो नॉलेज का तो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए पहला इंटरव्यू मेरा मतलब इसलिए नहीं हो पाया मेरा पहला फाइनलिस्ट में, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू काफी खराब हो गया था, और उसके मुख्य कारण था कॉन्फिडेंस का। तो वही मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इज द ओनली की, इट इज नॉट द की, इट इज ओनली की, ये मान के चलिए आप। तो कॉन्फिडेंस रखना, अपने पे विश्वास रखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लीडरशिप की क्वालिटी एक दर्शानी है आपको इंटरव्यू के समय, आपको दिखाना है कि आप एक लीडर है। लीडर जो होता है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है, वो फॉलोअर नहीं होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। और वो क्या होता है, वो अपने कार्य इंडिपेंडेंट करना पसंद करता है, वो हर एक चीज के अंदर इंटरेस्ट रखता है, वो हर एक किसी से बात करना जानता है, हर किसी को अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कहना मनवा सकता है, किसी से कोई कार्य करवा सकता है। तो इस तरह की जो क्वालिटी है ना, वही एक लीडरशिप की क्वालिटी है, यही आपको जज की जा रही है। आपकी जो क्वालिटी है वो एक लीडरशिप और इंटीग्रिटी, ये दो मेन क्वालिटी को वो इंटरव्यू वाले जज करते हैं आपकी। तो यही मैं कहूंगा कि ओवरऑल प्रिपरेशन रहा है मेरा प्री मेंस और इंटरव्यू में, और इसी तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी है ओवरऑल। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी को हूबहू डिस्कस किया, जो भी मैंने किया है।